Hey guys, we have दीक्षांत with us और दीक्षांत ने कैट एग्जाम दिया था, तो वो हमारे साथ इस वीडियो में अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे कि कैसे उन्होंने आईएम में एडमिशन लिया और अभी वो क्या कर रहे हैं। First of all, thank you so much, Shruti, for inviting me in this video. So first of all, मैंने बैचलर करी इंजीनियरिंग करी फ्रॉम एनएसआईटी दिल्ली. माय स्ट्रीम वाज बायोटेक्नोलॉजी. देन उसके बाद लास्ट ईयर में मैंने कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड आई वेंट इनटू आईआईएम रायपुर. वहाँ पे मैंने मेजर्स करी मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस में. एंड नाउ आई एम रनिंग टू स्टार्टअप्स. वन इज अपसाइड डाउन लैब्स एंड सेकंड कंपनी इज ऑरिक, जिसके थ्रू हम फर्स्ट सेंसर बना रहे हैं, मसल सेंसर फॉर प्रोस्थेटिक्स. तो दीक्षांत, आपने कब सोचा कि आपको कैट का एग्जाम देना है और कैट ही क्यों, लाइक वाई एमबीए? वाई एमबीए जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ये इंटरव्यू में हर कोई पूछता है. कैट के इंटरव्यू में वाई एमबीए. तो इसका मैं एग्जैक्टली exactly क्या हुआ था वो आंसर देता हूँ. सो फर्स्ट ईयर में जब मैंने ज्वाइन किया, सो आई मेट दीपक who was very much into coding electronics. So I thought उसके साथ मिलके मैं एक्सप्लोर करता हूँ, सीखता हूँ कोडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स. बट उसमें मन नहीं लगा. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए मैंने, ऑर्डिनो के साथ प्रोजेक्ट्स बनाए, लैब व्यू सॉफ्टवेयर सीखा, काफी कुछ सीखा. बट मजा नहीं आया एट द एंड. सो एट द एंड लाइक सिक्स सेमेस्टर के भी एंड में फरवरी के टाइम पे, थर्ड ईयर का एंड चल रहा था, तब तब मैंने सोचा कि अब कैट की कोचिंग लेते हैं. उसी ईयर नवंबर में एग्जाम आता है. सो आई हैड 9 months ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर कैट एग्जाम. तो मैंने फरवरी में कोचिंग ज्वाइन करी एंड फिर उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई. सो हाउ वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी? मतलब 9 मंथ्स का ही टाइम है, उसमें भी कॉलेज भी साथ में है, लाइक ड्रॉप आउट नहीं किया, तो कैसे कैसे मैनेज की सारी चीजें? सो एक गैप आता है थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच में 2 months का. तो वो गैप पूरा खाली रहता है. और जब फोर्थ ईयर में हम आते हैं, थर्ड ईयर का एंड फोर्थ ईयर, उस टाइम बहुत लाइट रहता है एज कंपैरेटिवली. जब हम फर्स्ट सेकंड ईयर में होते हैं, 6 6 सब्जेक्ट होते हैं एक सेमेस्टर में. लास्ट में उतना नहीं होता, 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं, वो भी इलेक्टिव रहते हैं. तो इलेक्टिव मेरे ऐसे थे कि सुबह 8 बजे के करीब, 8 साढ़े 8 बजे इलेक्टिव स्टार्ट हो जाते हैं. दिन में मैं पूरा फ्री रहता था. और लास्ट ईयर में एक और चीज होती है, प्रोजेक्ट्स होते हैं सर. फाइनल एक प्रोजेक्ट बनाना होता है. तो बिकॉज आई वाज इन बायोटेक, तो बायोटेक में हमारे प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं कि इंक्यूबेट करना है कोई बैक्टीरिया, इंक्यूबेट करना है. देन उसके बाद उसका टाइम इनॉक्यूलेशन करना, और टाइम काफी मिलता सारे जो था। प्रोसीजर होते हैं उसमें बहुत टाइम मिलता था. लाइक एक एक घंटा बीच में मिल जाता था. तो मैं लैब में ही बैठ के कैट की प्रिपरेशन भी करता रहता था, और साथ साथ मेरा एक्सपेरिमेंट्स भी चलते रहते थे. तो दैट्स हाउ आई वाज गेटिंग टाइम फॉर दिस कैट प्रिपरेशन. सेकेंड थिंग इज, मेरा ऐसा था कि मैं दिन में 5 घंटे तो निकालू निकालू. उस 5 घंटे में 1 घंटा रहता था रीडिंग का, विच हेल्प मी इन वीएआरसी वर्बल वाला जो सेक्शन रहता है. सेकंड जो सेक्शन आता है एलआरडीआई. तो माय गोल वाज दिन के 2 सेट तो सॉल्व करने ही करने. एंड एट द एंड जो क्वांट के क्वेश्चंस होते हैं, क्वांट में सिलेबस बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एलआरडीआई एंड वीएआरसी. तो क्वांट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स होती है, तो उसका थोड़ा सा ज्यादा टाइम देके कि मेरे को एटलीस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स और सारी ट्रिक्स याद हो जाए, सो दैट टाइम बचे एट द एंड कैट के एग्जाम के टाइम पे. ओके, सो सो आपने दैट्स हाउ मॉक इट इज. मॉक कब से स्टार्ट कर दिया था देना? मॉक मैंने 3 महीने पहले से, अराउंड अगस्त में स्टार्ट कर दिया था. और मेरा ऐसे रहता था कि हर एक वीकेंड मेरे को एक मॉक तो देना ही देना है. जो जब अगस्त सितंबर में हर एक वीक में एक एक मॉक दिया. एंड लास्ट में जब अक्टूबर का टाइम आया, जब एक ही महीना बचा था, उस टाइम वो मॉक्स इंक्रीज कर दिए मैंने, हफ्ते में कभी 2 बार, कभी 3 बार भी मॉक. सो वैसे स्टार्ट किया था. और मॉक के बाद भी जो, मॉक देने से ज्यादा मॉक को एनालाइज करना इज मोर इम्पोर्टेंट. तो एनालाइज उसको मैं इस वे में करता था, कितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे, उसमें से कितने क्वेश्चंस सही हैं. वो तो बिल्कुल ही सही है, एग्जाम में भी आएंगे तो मैं कर लूंगा. उसमें से जो गलत है वहां पे, कौन सा, कैसी गलती हुई है. एक गलती होती है तुम्हारी कि सिली मिस्टेक्स हो गई. हम्म। दूसरी गलती होती है कॉन्सेप्ट ही क्लियर, फॉर्मूला ही दूसरा लगा दिया, या कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है. तो अगर जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फिर मैं दोबारा उसको रिवाइज करता था कि ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ मैं अटक रहा.
और सिली मिस्टेक्स में सोचता था कि हाँ ये वाले स्टेप पे हुई थी, ये वाली अवॉइड करनी है। तो वैसे एनालाइज करके फिर और आगे मॉक देता गया। ओके सो ये तो हो गया वो स्ट्रैटेजी। अब इंटरव्यू जब लाइक कैट के एग्जाम के टाइम पे जब एग्जाम दिया था तो उस टाइम पे क्या माइंडसेट था, लाइक हाउ वाज योर एग्जाम, और उससे एक रात पहले का वो जो स्ट्रेस होता है और वो जो प्रेशर होता है वो कैसा था? कैट के लाइक एक महीने पहले तभी से स्ट्रेस होना मेरे को शुरू हो गया था, जब मैं मॉक दो दो बार देने लग गया था। क्योंकि मॉक में ऐसे होता है, बहुत इजी मॉक आएगा तो बहुत अच्छा तुम्हारा स्कोर आ गया, उस दिन खुश हो जाते हैं। फिर किसी दिन डिफिकल्ट मॉक अगर आ गया, वहां पे बिल्कुल ही स्कोर गिर गया। तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस था उस टाइम पे। सो दीपक सजेस्टेड वन थिंग कि एक बुक है, मोटिवेशनल बुक थी, उसका नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा। वो बुक मैंने पढ़ी, उसके बाद आई वाज लाइक जो होगा देखा जाएगा। एंड दी एंड कैट के जस्ट एक दिन पहले, उस टाइम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी फ्रॉम माय मेंटर जो कैट कोचिंग में थे, कि एक दिन पहले कुछ नहीं देखना, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहेगा तो गलतियां तुम ज्यादा करोगे कैट में। तो उस दिन मूवी देखो, चिल करो, बाहर घूम के आओ। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी। तो दैट्स हाउ वाज इट। एंड कैट जस्ट देने के बाद में ऐसा था कि बहुत मुश्किल आया था। आई डोंट नो कितने क्वेश्चन सही होंगे, देखी जाएगी। उसके बाद फिर मैं प्लेसमेंट्स में स्टार्ट करने लग गया था, प्लेसमेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करी। उस टाइम पे प्लेसमेंट्स हो रही थी, तो इंटरव्यू का जो सेशन होता है ना, एज इन लास्ट में जो इंटरव्यू होते हैं, दिस वाज उसकी एनएसयूटी प्रैक्टिस अगर प्लेसमेंट, तुम, हाँ एनएसयूटी प्लेसमेंट्स में, तो वहां पे अगर तुम प्लेसमेंट्स में इंटरव्यू देते जा रहे हो, तो क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और वो सारे टेक्निकल क्वेश्चंस, देन एचआर क्वेश्चंस जो आते हैं मेनली, तो वहां जब तुम बोलोगे तो ऑलरेडी तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा कि तुम कैट के टाइम भी, इंटरव्यू के टाइम एटलीस्ट बोल पाओ। क्या बोलना है वो तुम प्रिपरेशन कर लोगे, और कॉन्फिडेंस तुम्हारा प्लेसमेंट्स के टाइम पे बूस्ट हो जाएगा। ओके सो फिर कैट का इंटरव्यू कैसा रहा? कैट का इंटरव्यू, उन्होंने मेजर क्वेश्चन जो होता है कैट के इंटरव्यू में, वो होता है वाई एम बी, जिसको तुम्हें लिंक करना होता है। तुम कुछ भी कर रहे हो पहले, लाइक सभी कैट दे सकते हैं, बी एड बी ए बी एस सी, कोई भी बैकग्राउंड हो तुम कर सकते हो। तो बीबीए वाले तो डायरेक्टली बीबीए के बाद एमबीए करेंगे, तो उनसे ही क्वेश्चन ना पूछ के थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, थोड़े हार्ड क्वेश्चंस पूछते हैं बीबीए से रिगार्डिंग। देन उसके बाद जो बीटेक वाले होते हैं या फिर बीए वाले होते हैं, उनसे जो मेन होता है वाई एमबीए, तो वहाँ लिंक करना होता है। जैसे मुझे लिंक करना था कि बायोटेक के बाद एमबीए कैसे हेल्प करेगा मुझे करियर। तो मैंने कुछ इस वे में आंसर दिया था इसका। मेरा जो फाइनल प्रोजेक्ट था, मोस्टली अपने फाइनल प्रोजेक्ट को इसमें में लिंक करो। जैसे मेरा था जिसमें मैं प्लांट बेस्ड हैंड सैनिटाइजर बना रहा था, तो मैंने ये बोला कि मेरा एक प्रोडक्ट तो तैयार हो गया, आई नो कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है, अब इसको बेचना कैसे है मुझे वो देखना है, क्योंकि वो एक वीकनेस है मेरी इस पॉइंट ऑफ टाइम। इवन बाद में भी जितनी भी कंपनीज होंगी, बीट बायोटेक की जितनी कंपनीज हैं, वो प्रोडक्ट तो बना लेंगी, लेकिन जो मार्केटिंग वाला साइड है उन्हें भी प्रोडक्ट की समझ होनी चाहिए। तो अगर मैं आगे जाऊंगा तो मुझे प्रोडक्ट की समझ ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू कोई बीए से आ रहा है या कोई किसी और स्ट्रीम से आ रहा है। और मैं अच्छे से प्रोडक्ट समझ के देन उसको बिजनेस टर्म्स में ले पाऊंगा कि मार्केटिंग कैसे करनी है इसकी, इसकी प्राइसिंग कैसे होनी चाहिए, वो सब। सो दैट्स हाउ आई कनेक्टेड बोथ द थिंग्स। हाँ ओके राइट। सो इसके बाद आई एम रायपुर कब मिला आपको, कौन सी काउंसलिंग में, और वहाँ लाइफ कैसी थी? पहले मुझे लिस्ट आई थी आई एम बोधगया से, तो जितने भी बेबी आईएम्स थे वो कन्वर्ट हो गए थे। देन उसके बाद में स्पॉट राउंड के आसपास, लाइक लास्ट सेकंड लास्ट राउंड में, आई गेस सेकंड लास्ट राउंड में आई एम रायपुर से कॉल आया। ओके और वहाँ की लाइफ कैसी थी? लाइक आई नो काफी टाइम तो कोविड में ही ऑनलाइन क्लासेस ही रही होंगी, बट हाँ स्टिल अगर कैंपस विजिट किया होगा तो कैसी थी वहाँ पे लाइफ, और क्या डिफरेंट था यूजुअल कॉलेजेस से? ओके, तो लाइफ हमारी कंपेयर टू अभी के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जूनियर्स और हमारे सीनियर्स, जो पूरे एक साल एटलीस्ट या डेढ़ डेढ़ साल रहे हैं वहाँ पे, उनकी लाइफ ज्यादा अच्छी रही होगी। बट जितना भी मैंने वहां पे गया, लाइक हमारा अपॉर्चुनिटी मिली थी जाने की सेकेंड कोरोना का वेव आया था उससे जस्ट पहले, तो 2 महीने तब था।
बहुत कम स्टूडेंट आए थे उस टाइम पे कॉलेज में। एंड देन सेकंड जो मैं रहा वो रहा अगस्त से लेके सेकंड ईयर में, अगस्त टू जनवरी। एंड बिलीव मी, एमबीए की लाइफ वन ऑफ द बेस्ट 2 इयर्स ऑफ योर लाइफ रहेगी, क्योंकि वहाँ कोई रोक टोक नहीं होती जैसे बीटेक में होता है या तुम्हारे बैचलर्स में होता है, इतने बजे तक आना है तुम्हें हॉस्टल में, या फिर ये चीजें हैं, स्ट्रिक्ट रहता है थोड़ा। वहां पे सारे प्रोफेशनल लोग आते हैं, एज इन मास्टर्स कर रहे हो पहली चीज तुम, तो वहां पर राइट रह जाता है। फिर उसके बाद जितने जॉब कर रहे होते हैं तो बहुत एक्सपीरियंस लोग आते हैं, लाइक एवरेज एज अगर मैं देखूँ तो 27 के आसपास रही। तो हमें इतना ज्यादा नहीं डांटा जाता, बहुत चिल लाइफ रहती है और बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं। लाइक जो पूल होता है बहुत डाइवर्स रहता है और बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं वहाँ ओके, तो एवरेज सैलरी पैकेज एक किसी भी आईएम का कितना रहता है, और टॉप आईएम का भी और आपके आईएम का भी कितना था एवरेज सैलरी पैकेज? पे। एवरेज सैलरी आप इस हिसाब से लगाओ, जैसे कोई आया है जैसे हमारे वाले उस केस में 14 लाख सैलरी थी, तो एवरेज पैकेज प्लस 2 लाख के करीब। तो हमारा जैसे इस बार गया था प्लस 17 लाख पर एनम। अगर मैं बात करूं अहमदाबाद की, बैंगलोर की, वहां पे ऑलमोस्ट मेरे को अप्रोक्सीमेटली पता है फीस अराउंड 25 लाख है। तो उनका एवरेज सैलरी 27-28 तक जाता है। तो वही मैं बात करूं जो नए बोधगया हो गया, सिरमौर हो गया, उनकी अराउंड 10-12 लाख की फीस है। तो वही प्लस 2 लगा लो उसमें, तो उतनी अच्छा। एवरेज सैलरी। ओके, सो कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी रही होंगी जो आपको लगा होगा कि कैट के एग्जाम में नहीं करनी चाहिए थी, या फिर कुछ भी ऐसी चीज जो आप ऑडियंस के साथ, व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हो जो उनको हेल्प करेगी उनके करियर में? एक मिस्टेक जो मेजरली बहुत से लोग करेंगे वो है कि किसी एक 3 सेक्शंस होते हैं कैट में, तो मैंने सोचा था कि वीएआरसी तो हो जाएगा, थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है मेरे लिए, तो मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ क्वांट्स पे, एलआरडीआई। तो मैंने करीबन 3 हफ्ते 4 हफ्ते वीएआरसी पढ़ा ही नहीं, बस मॉक्स दे रहा हूँ, बस टेस्ट दे रहा हूँ कि वो हो जाएगा, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इनमें नहीं है। बट एट दी एंड जब मैंने देखा ना विद टाइम, मेरे वहां भी मार्क्स कम होने लग गए मॉक्स में। जब मैं दोबारा उसकी प्रैक्टिस करने लगा फिर वो दोबारा से उसका उतना ही रहा जितना पहले आता था। तो वन एडवाइस इज, दिन में अगर तुम 5 घंटे दे रहे हो तो डिवाइड करो कि तीनों सेक्शंस प्रिपेयर करने हैं पर डे। प्रैक्टिस नहीं जानी चाहिए, डिसिप्लिन इस वे में रहना चाहिए कि तीनों सेक्शंस हर दिन ट्राई कर रहे हो कुछ ना कुछ। बीट तुम आधा ही घंटा दे रहे हो वीआरसी को, एक ही सेट सॉल्व कर रहे हो, बट वो एक सेट सॉल्व करना ही करना। ओके, सो एमबीए में आपने प्लेसमेंट तो नहीं ली होगी, सो हाउ डज इट फील लाइक? अभी तो स्टार्टअप है, सो कैसे चल रहा है वो? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पेरेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब कर लो। हम्म। सेम थिंग इज, मेरे पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब कर लो, बट आई वाज लाइक नहीं, गवर्नमेंट जॉब का मन मेरा नहीं है, मुझे प्राइवेट जॉब करनी है, तो एमबीए करता हूँ। और एमबीए के बाद प्राइवेट जॉब मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, लाइक ठीक है। बट जब मैंने उन्हें प्लेसमेंट्स के टाइम बोला कि नहीं प्राइवेट जॉब भी नहीं, they were like करना क्या है फिर तुझे। बट मैंने स्टार्टअप जब मैं सेकेंड ईयर में था, फेब्रवरी में ज्वाइन किया था, सेकेंड ईयर में जब मैं था, तो उस टाइम पे इतना वो हो गया था, इतना कॉन्फिडेंस आ गया था स्टार्टअप में। अपसाइड डाउन लैब स्टार्ट था उस टाइम पे, तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ इससे कुछ ना कुछ हो जाएगा, इससे इतना रेवेन्यू तो जनरेट हो जाएगा कि एटलीस्ट पेरेंट्स जितनी मुझे सेटिस्फाई पॉकेट रहेंगे मनी फिर। अभी तक मिलती आई है, उससे ज्यादा तो मैं अभी धीरे धीरे इससे निकाल सकता हूँ। तो दैट्स हाउ उनको कन्विंस किया कि ये कुछ नई चीज है, इंडिया में स्टार्ट हो रही है, तो स्टार्टअप में ज्यादा फोकस अभी करते हैं। हाँ, सो लास्ट में कन्विंस हो गए, और सबके पेरेंट्स कन्विंस हो जाते हैं हाँ, जब वैसे उन्हें भी दिखता है कि हाँ। मोस्टली लोग एमबीए करने के बाद स्टार्टअप की तरफ ही जाते हैं, सो अच्छा ही किया स्टार्टअप करके। सो वन लास्ट क्वेश्चन है कि आपको एनएसआईटी ने कैसे हेल्प किया आईएम रायपुर तक जाने में? लाइक अगर कोई, ये लाइक मानते हैं लोग कि कोई अगर टायर 3 कॉलेज से आ रहा है तो बहुत जल्दी नहीं उसका आईएम में कन्वर्ट होता है, तो आपको कैसे एनएसआईटी ने हेल्प किया? वो चीजें रहती है। फर्स्ट थिंग इज, टैग जो होता है एक अच्छे कॉलेज का, एनएसआईटी जो है वो टॉप 15 इंजीनियरिंग कॉलेज में आता है, तो इसलिए वो टैग बहुत अच्छा है।
लेकिन उसके बाद मार्क्स भी मैटर करते हैं, 10th में, 12th में, देन उसके बाद तुम्हारा बैचलर्स में कितने मार्क्स थे। तो एक किसी के पास टैग हो, अच्छा कॉलेज हो, तो कंपैरेटिवली इजी रहता है। बट इवन इफ यू आर कमिंग फ्रॉम टायर 3 कॉलेज और तुम्हारा स्ट्रीम मैच कर रहा है विद एमबीए, वो वाई एमबीए का आंसर तुमने बहुत अच्छे से दे दिया है, और तुम्हारे कैट में बहुत अच्छे मार्क्स हैं और अभी तक बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब एनएसआईटी ने मुझे कैसे हेल्प किया, तो एनएसआईटी जब शॉर्टलिस्टिंग होती है एट द एंड प्लेसमेंट्स के टाइम पे, तो वहां पे बहुत मैटर करता है एनएसआईटी का टैग, कोई भी अच्छा कॉलेज का टैग। बिकॉज बहुत सारी कंपनीज ये चाहेंगी कि बैकग्राउंड मार्क्स भी अच्छे हो, फिर उसके बाद तुम्हारा कॉलेज भी एक टैग जो है वो उसमें आएगा। सेकेंड थिंग इज, जब एमबीए का इंटरव्यू चल रहा था, उस टाइम पे भी बहुत हेल्प करता है ये वाला टैग, कि तुम वहां पे क्या करते हो, तुम्हारी एज इन उन्हें पता रहता है ना कि कल्चर किस टाइप का है। ऑन एन एवरेज बच्चे सारे अच्छे ही रहते हैं यहाँ पे, ऑलरेडी एनएसआईटी की प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी होती है, उसके बाद भी ये एमबीए करने आ रहा है, तो इसलिए वो बहुत हेल्प करता है। ओके। सो कुछ स्टूडेंट्स अभी इस टाइम पे कंफ्यूज होंगे कि उनको एमबीए करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और काफी सवाल होंगे, तो उनको आप क्या सजेस्ट कर सकते हो, जो लोग अभी चूज कर रहे हैं, जिन्होंने चूज नहीं किया एमबीए करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और उन लोगों के लिए जो चूज कर चुके हैं कि हाँ उन्हें एमबीए ही करना है, एनी सजेशन यू हैव? एमबीए फर्स्ट थिंग, मोस्टली लोग जो जाते हैं वो जाते हैं पैकेज देख के, कि हाँ मेरा पैकेज बहुत अच्छा लग जाएगा, मैं 14 लाख फीस दूंगा लेकिन 17 का एटलीस्ट पैकेज तो लग जाएगा, जिसमें फिक्स 12-13 मिल जाएगा, तो 1 लाख से ऊपर मैं महीने के कमा लूँ, प्राइवेट जॉब में जा रहा हूँ तो इतने तो होने ही चाहिए। तो मोस्टली लोग इस वे में जाते हैं। लेकिन अगर तुम कोडिंग में बहुत अच्छे हो और एक एनालिस्ट हो, लाइक एनएसआईटी के बाद भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी आई थी जिसने कोडिंग में बच्चों को लिया, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में कोर आई थी कुछ, देन एनालिस्ट के लिए आई थी कंसल्टिंग कंपनीज। तो बेस्ट रहता है जब तुम एनालिस्ट, एज ए एनालिस्ट कहीं ज्वाइन करो कंसल्टिंग कंपनीज में, वहां पे काम करो, देन तुम्हें अगर करियर में ग्रोथ चाहिए एक्सपोनेंशियल, तो वहां पे एमबीए ज्वाइन करके तुम प्रमोशंस अपनी कम कर सकते हो, एज इन जो लैडर है उसको बहुत जल्दी क्लाइंब कर सकते हो, तो डायरेक्ट यहाँ पे आके कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट तक तुम जा सकते सो या आई गेस मैंने सारे क्वेश्चंस जो मेरे पास थे मैंने वो सारे पूछ लिए हैं, और अगर किसी के मन में और कोई डाउट्स हैं तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इट वाज अ रियली फ्रूटफुल सेशन एंड आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू दीक्षांत, इट वाज प्लेजर हैविंग यू हियर। हो। थैंक यू सो मच श्रुति, और किसी को अगर कोई भी डाउट्स आ रहे हैं वो लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पे मैं उनके डाउट सॉल्व कर सकता हूँ, अगर कुछ भी है लाइक एमबीए क्यों करना चाहिए, मैं अभी ये कर रहा हूँ और एमबीए से क्या हेल्प होगी, पर्सनली अगर किसी को हेल्प चाहिए तो लिंक्डइन पे कनेक्ट कर ले। ओके, सो आई विल ऐड हिज लिंक्डइन आईडी इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप चेकआउट कर सकते हैं उसे। सो या मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय।